और यार आज जितने भी मैचेस तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं ना, सबकी मतलब तुम कह सकते हो इंटरेस्टिंगनेस को तो एक सेकंड के लिए तुम साइड में रखो उठाकर। जितने भी मैचेस थे आज, वो या तो पर्सनल ग्राइंड वाले थे, या तो ट्राई हार्ड वाले थे, एंड या तो वो पर्सनल एक्सीलेंसीज वाली थी, एंड वहां टीम की एक्सीलेंसी मैटर नहीं कर रही थी। चाहे तुम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की बात कर लो, जहां ब्रूनो फर्नांडिस ने सिंगल हैंडेडली मैच को बचा लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, चाहे तुम बायर्न के मैच की बात करो जहां हैरी केन ने सिंगल हैंडेडली पूरा बॉकम को डोमिनेट करके रख दिया, चाहे तुम लोग बार्सिलोना की कमबैक की बात करो जो लिटरली 8 मिनट में लास्ट के आई है, एंड उसका हकदार लेवेंडोस्की एंड जाओ कैंसेलो की जोड़ी है। आज सारे मैचेस को धीरे धीरे रिव्यू करेंगे, तो यार तुम सीट की पेटी बांधो। एंड अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारी मर्जी है यार। महीने के एंड तक 500 पहुंचाने करवा दो यार जल्दी से। एंड इसी के साथ अपन हैं सबसे पहले मैच की रिव्यू की तरफ, जो कि हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बर्नली के बीच में। एंड बहुत खुश हो रहे हो गए ना कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई भाई, 1-0 की विक्ट्री निकाल दी, 3 पॉइंट्स हमारे हो गए। मुझे गाली मत देना इस ये के बाद, इस रिव्यू के बाद, बिकॉज आज मेरे पास पॉजिटिव्स तो देखो, पॉजिटिव्स तो है ही इस मैच की बात करने के लिए, नेगेटिव्स उससे कहीं ज्यादा है। बिकॉज तुम कह सकते हो ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत सारे लेवल्स पर अनस्टेबल दिखी है कल। चाहे तुम मैच शुरू से ही तुम मैच की बात कर लो, मैच शुरू ही हुआ तब से जो मिडफील्ड थी वो अनस्टेबल दिखाई दे रही थी। ब्रूनो फर्नांडिस बहुत ज्यादा ही अग्रेसिव जाने की कोशिश कर रहा था, जो एक्चुअली अटैकर से लिंकअप नहीं बन पा रहा था उसका। एंड मेजब्री को एक्चुअली चांस दिया एरिक टेन हाग ने, प्लस कासेमीरो। भाई कासेमीरो अकेला ही खड़ा रहता है भाई, मतलब तुम कह सकते हो जहां कोई नहीं होता वहां कासेमीरो अकेला खड़ा रहता है भाई। पूरे मिडफील्ड को सिंपल इसको ही संभालना है भाई, पूरे डिफेंस को भी इसी को संभालना है, पूरे मिडफील्ड को भी इसी को संभालना है, पूरी अटैक को भी इसी को बॉल्स प्रेस करनी है। कासेमीरो अकेला है भाई, मतलब उसको अगर सपोर्ट में भी अगर कोई खड़ा रहे ना तो शायद कासेमीरो की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाए। बट उस बंदे को तुम सोच रहे हो, जैसे ही बर्नली अटैक बनाने को देखती है भाई, कासेमीरो को वो बंदा अटैक में घुसा हुआ है, लेकिन उसको पूरी फील्ड लगभग मतलब तुम कह सकते हो 1-8 किलोमीटर उसको पीछे दौड़ कर आना पड़ता है ताकि वो डिफेंस में 5वां आदमी बन सके। इतना ज्यादा वर्क रेट लिया जा रहा है कासेमीरो से, वो भी एट द एज ऑफ 33। तुम सोच सकते हो कितना भयंकर कासेमीरो का परफॉर्मेंस और भाई उसका फिटनेस लेवल होगा कि वो इतना कर भी रहा है इस एज पर। खैर तुम डिफेंस की बात करो भाई, जॉनी एवंस और लिंडलॉफ 2023 में हमारी ये सेंटर बैक की जोड़ी है। एंड पता है दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, स्पेसेस इतना दे देते हैं ना अटैकर्स को कि वो मतलब एक्सप्लॉइट नहीं भी करना चाहे ना, वो ये भी अगर सोचकर चले ना कि नहीं भाई छोड़ देते हैं आज, वो तब भी उनका मन ललचा जाएगा, वो तब भी कर लेंगे, वो तब भी ओनाना से 1-on-1 हेड ऑन कर लेंगे भाई। ओनाना से पहले तो हमारे सेंटर बैक की जोड़ी आने ही नहीं वाली। इतने ज्यादा बड़ी स्पेसेस कल दे दी है बर्नली की पूरी अटैक को, चाहे किसी भी की अटैक को। ये इतनी बड़ी गलती ओनाना को भी क्या ही मैं ब्लेम करूं भाई, ओनाना को ब्लेम करना बनता है क्योंकि बहुत ज्यादा तुम कह सकते हो 1-on-1 सिचुएशंस में ओनाना नहीं जीत सकता है, ये तो मतलब जग जाहिर बात है। बट तुम कह सकते हो यार कल क्लीन शीट थी, फाइनली ओनाना की क्लीन शीट आई है भाई पिछले 5 मैच के बाद 6ठे मैच में। एंड तुम कह सकते हो यार मतलब तुम सिचुएशन देख लो कि उसको नॉर्मल सेव्स करने पर हम लोग को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, ये कहानी आ गई है कल गोलकीपर्स की हमारी। खैर अगर पॉजिटिव्स की बात कर ले, रैशफोर्ड बहुत ज्यादा क्लिनिकल दिख रहा था कल। चांसेस में बहुत मतलब चांसेस कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा ही लेट लगा रहा है, गोल मारने में बहुत ज्यादा लेट लगा रहा है। कल बॉक्स में उसने 2-2 चांसेस क्रिएट करी थी, लेकिन दोनों ही चांसेस में वो लेट हो गया, स्प्लिट सेकंड से लेट हो गया। मतलब स्पेसेस थी, उस स्पेसेस के बीच में अगर मार देता तो वो गोल हो जाती, लेकिन वो बॉल थोड़ा सा और आगे लेकर बढ़ गया। ये चीज थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा। कल हॉयलैंड की बात करें भाई, मैं मानता हूं कि कल उसको थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है, बट उसके पीछे कोई क्यों नहीं खड़ा है, उसके पीछे रैशफोर्ड क्यों नहीं खड़ा है, उसके पीछे मेजब्री क्यों नहीं खड़ा है, उसके पीछे जॉनी एवंस क्यों नहीं खड़ा है भाई, मतलब उसको थोड़ा तो सपोर्ट दो। हॉयलैंड के पीछे कोई तो बड़ा खड़ा रहा है यार, कासेमीरो भी एटलीस्ट खड़ा रहा है। हॉयलैंड सिर्फ अकेला ही स्पेस आउट हो जाता है पूरे बॉक्स के अंदर, एंड अगर क्रॉस पास आती भी है गई राइट विंग से या लेफ्ट विंग से, भाई तुम कह सकते हो वो हॉयलैंड सिर्फ अकेला बंदा रहता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। उसके पीछे उसको अगर मान लो बाई चांस उससे अगर छूटा, जो कि कल हुई भी, उसको कन्वर्ट करने वाला कोई, उन स्प्लिट चांसेस को कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं हॉलैंड के पीछे खड़ा रहता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एंड तुम कह सकते हो कल हमने 1-0 की विक्ट्री निकाल दी
अच्छी बात है, हम ग्राइंड कर रहे हैं, हम ट्राई हार्ड कर रहे हैं मैचेस को, एंड लास्ट टाइम तक वो पर्सनल एक्सीलेंसीज, कल ब्रूनो फर्नांडिस भाई वो फार पोस्ट पे जो गोल मारी बहुत ही तगड़ी, वो पर्सनल एक्सीलेंसी थी। बट देन अगेन ये पर्सनल एक्सीलेंसीज लॉन्ग टर्म पर नहीं काम आती है। एंड द थिंग इज मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस बारे में सोचना पड़ेगा, एरिक टेन हाग को इस बारे में सोचना पड़ेगा। खैर कल सोफियान अमराबाद 2 मिनट के लिए खेला, तो उसके लिए क्या ही मैं बोलूंगा, उसको प्रॉपर गेम टाइम मिलेगी तब उसके बारे में बात करेंगे। ये था मेरा कुछ एनालिसिस, जो तुम कह सकते हो बहुत ज्यादा ही नेगेटिव था, मुझे पता है विक्ट्री के बाद भी, बट ये सब चीजें मैनचेस्टर यूनाइटेड को सुधारनी पड़ेंगी, बिकॉज आगे आने वाली मैचेस बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट होने वाली है, चाहे हम लोग चेल्सी से ही क्यों ना खेल रहे हो, डजंट मैटर। खैर इस मैच को अगर तुमने देखा है तो तुम्हारा क्या मानना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर इससे ज्यादा बनाते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि हुए बार्सिलोना और सेल्टा विगो के बीच में। मुझे डर लग रहा है भाई इस बार्सिलोना से, मैं सही बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मुझे सही में डर लग रहा है। खैर बार्सिलोना पर कूदने से पहले सबसे पहले सेल्टा विगो को एक स्पेशल शाउट आउट दे देता है, बिकॉज मेरे हिसाब से बार्सिलोना वालों की फटी तो होगी जब सेल्टा विगो ने 2 गोल्स, लिटरली 2 गोल्स बहुत तगड़े तरीके से निकाल दिए थे। एंड तुम कह सकते हो यार कल सेल्टा विगो एक्चुअली बहुत तगड़ा खेली है, एंड इसका रीजन ये नहीं है कि सेल्टा विगो बहुत क्लिनिकलिटी रख रही थी, इसका रीजन ये था कि बार्सिलोना अपना ओरिजिनल गेम नहीं खेल रही थी कल। बार्सिलोना की ओरिजिनल गेम क्या है, मिडफील्ड से डोमिनेट करते हैं, वो पोजीशन से डोमिनेट करते हैं, बहुत ज्यादा वाइड नहीं खेलते हैं, बहुत ज्यादा अटैक में नहीं एंटर करते हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही वो उस माइंडसेट से नहीं होती है कि बिल्कुल ही शॉट्स मारने हैं एंड गोल स्कोर करना है, धीरे धीरे बिल्डअप करके फिर गोल मारने की ट्राई करते हैं। ये बार्सिलोना की ओरिजिनल गेम प्ले, एंड जिस गेम प्ले की मैं अभी बात कर रहा हूं वो गेम प्ले रियल मैड्रिड की है, कि भाई बिल्कुल ही 25 मीटर 30 मीटर 40 मीटर आधे आधे फील्ड से लंबे लंबे शॉट्स आ रहे हैं, वो रियल मैड्रिड की गेम प्ले है, कि बिल्कुल ही चढ़ जाते हैं अटैक पे, 5 मैन घुस जाते हैं अटैक में, अटैक की लाइन बन जाती है, लेकिन फिर भी भाई लॉन्ग पासेस पे खेलते हैं, लॉन्ग पासेस पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एंड सीधा से एक बंदा घुसा रखा था सेंटर में, वो या तो फिर जाओ फीलिक्स घुस रहा था या तो लेवेंडोस्की ही था, वो बॉक्स में एंटर करा रखा था, बाकी जितने भी लौंडे थे वो सब वाइड से बिल्कुल ही अंदर पास मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं समझ में आया कि बार्सिलोना कल क्या करना चाह रही थी। बट एक तो चीज कंफर्म था कि बार्सिलोना का ये ओरिजिनल गेम प्ले नहीं था, शावी पता नहीं कहां से उठाकर लाया, बट ये गेम प्ले बार्सिलोना को सूट नहीं करती है। एंड द थिंग इज कल जितने भी देर इस गेम प्ले इस माइंडसेट के साथ खेली है ना, पिटी है बार्सिलोना कल। सेल्टा विगो ने पूरा एक्सप्लॉइट करके रख दिया, जो बीच में स्पेसेस, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है रियल मैड्रिड के साथ पता है, वो स्पेसेस बहुत ज्यादा दे देते हैं, काउंटर उन पर बहुत जल्दी बनता है। बार्सिलोना की कल वही गलती थी भाई, स्पेसेस इतना ज्यादा दे देना है कि बीच से एक्सप्लॉइट कर दे रही है सेल्टा विगो की डिफेंस लाइन, एंड ईगो आसपास लिटरली बॉल क्रिस्टेंसन के बीच से निकाल रहा है भाई बॉल, मतलब तुम सोचो यार, क्रिस्टेंसन उस डिफेंस लाइन को मैं बोलता हूं कि बाल्डे और क्रिस्टेंसन की जोड़ी तगड़ी है भाई पूरे यूरोप में, एंड उनके बीच से बॉल निकाल रहा है लिटरली, मतलब रोमेयो ना रोक पा रहा है, ना गुंडोगन रोक पा रहा है, एंड ना क्रिस्टेंसन बाल्डे रोक पा रहे हैं, वो उनके बीच से बॉल निकल रही है भाई आराम से। तुम सोचो ना कितना ज्यादा बॉल स्पेसेस क्रिएट करवा रही थी बार्सिलोना, खुद पर ही अपने ऊपर स्पेसेस क्रिएट करवा रही थी। बट द थिंग इज बार्सिलोना जैसे ही लास्ट के 10 मिनट में अपने ओरिजिनल गेम प्ले पर आई कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, लॉन्ग शॉट से काम नहीं चलने वाला, बिल्डअप करो एंड बिल्डअप मिडफील्ड से एक बिल्डअप बनाओ, जाओ कैंसेलो को थोड़ा सा और अटैकिंग में डालो, वो चीज बार्सिलोना को पहले कर देनी चाहिए थे, जो कि उन्होंने बाद में करी। एंड द थिंग इज उसका रिजल्ट भी मिला भाई। जाओ कैंसेलो भाई, जाओ कैंसेलो को मैं बोलूंगा इसके जितने भी मैन सिटी के जितने भी पाप थे ना, उसने कल उसी मैच में उतार दिए भाई, सब जितने भी पाप थे उसके मैन सिटी वाले सब कल के मैच में धो दिए कल जाओ कैंसेलो ने। मतलब तुम कह सकते हो जो पासेस वो क्रिएट कर रहा था भाई पूरे मिडफील्ड को उसने, सेकंड हाफ मतलब आखिरी 8 मिनट में तुम्हें लेवेंडोस्की की वो 2 गोल्स दिखेंगे, बट तुम्हें उससे पहले जाओ कैंसेलो की वो एक्सीलेंसी दिखेगी कि उसने कितने तगड़े तरीके से बॉल मतलब निकाल फेंकी भाई, मतलब अकेला डोमिनेट कर रहा है भाई। और तुम कह सकते हो वर्ल्ड का बेस्ट राइट बैक ऐसा ही नहीं बोला जाता उसे, उसमें एक्सीलेंसी वो है कि वो बॉल डोमिनेट कर सकता है, पोजीशन डोमिनेट कर सकता है, जरूरत पड़ने पर क्रॉस प्रेस भी कर सकता है, एंड थ्रू बॉल्स भी निकाल सकता है बहुत ही ज्यादा क्लिनिकलिटी से। ये चीज तो कंफर्म है कि जाओ कैंसेलो और जाओ फिलिक्स ये 2 लौंडे मतलब ही हीरा हाथ लगा है भाई बार्सिलोना को। एंड इस सीजन बहुत ज्यादा ही टफ नजर आ रही है, चाहे तुम बार्सिलोना की ओरिजिनल गेम प्ले की बात कर लो, कल जो करने की कोशिश कर रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको ये सब फालतू का काम करने की जरूरत नहीं है, अपने ओरिजिनल गेम टाइम पर रहे, अपने ओरिजिनल गेम साइड
लीड पर रहे तो बार्सिलोना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकती है। कल 3 गोल जो मारे हैं तीनों, जो लेवेंडोस्की का जो ब्रेस आ गया, उसके बाद जाओ कैंसेलो ने जो गोल मार दिया, तुम कह सकते हो भाई बार्सिलोना अपने पर्सनल एक्सीलेंसीज पर तो चली रही है, बट एज ए टीम वो जो ग्राइंड कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। एंड इसलिए रियल मैड्रिड को डरना चाहिए भाई, डेफिनेटली डरना चाहिए इस सीजन। एंड मुझे तो एक्चुअली डर लग रहा है भाई, अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया, इनसे बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो डुबा देंगे भाई, नैया डुबा देगी बार्सिलोना, इतना तो कंफर्म है इस सीजन। खैर इस मैच को लेकर तुम्हारा क्या मानना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर भाई लोग इसी साथ अपन आता है अगले मैच की तरफ, जो कि हुई है बायर्न वर्सेस बोकम के बीच में। एंड तुम कह सकते हो भाई बायर्न ने सिंगल हैंडेडली डोमिनेशन कर दिया बोकम के ऊपर, वो 7-0 की विक्ट्री डोमिनेशन ही होती है। एंड द थिंग इज कल जोशुआ किमिक और कॉनराड लाइमर को स्पेशल शाउट आउट तो बनता ही है, प्लस लेरॉय साने ने जो कल परफॉर्मेंस करी है वो भी तगड़ी है, किंग्सले कोमान की जो परफॉर्मेंस आई वो तगड़ी थी, बट स्पेशल शाउट आउट बनता है भाई हैरी केन को, 2 असिस्ट, हैट्रिक मार दी, मतलब कंप्लीट खत्म ही करके रख दिया कल बोकम को सिंगल हैंडेडली। एंड ये परफॉर्मेंस एक्चुअली कल तुम कह सकते हो कि स्पर्स प्राइम में जो हैरी केन परफॉर्मेंस देता था ना, वो परफॉर्मेंस के बराबर थी। एंड 30 साल का हैरी केन ऐसा तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है कि 5 मैच के अंदर इसने मिरोस्लाव क्लोजे, मारियो मंजूकिच और गर्ड मुलर, ये तीनों का क्लब रिकॉर्ड तोड़ रहा है भाई अकेले दम पे। 5 मैच में 7 गोल्स, 5 असिस्ट, तुम सोच रहे हो किस लेवल की साइनिंग करी है हैरी केन की। एंड इसलिए भाई हैरी केन के पीछे पागल थी बायर्न म्यूनिख, बिकॉज द थिंग इज उन्हें पता था कि हैरी केन इस एज में भी क्या परफॉर्मेंस दे सकता है। इस पर मैंने शॉर्ट भी बनाए थे कि हैरी केन एक्चुअली बहुत ज्यादा क्लिनिकल है बॉक्स में। एंड द थिंग इज उसकी प्रेजेंस ही मोर देन एनफ है यार, उसकी प्रेजेंस मतलब तुम पासेस उसको अगर दे दोगे वो कन्वर्ट कर देगा, वो स्प्लिट पास, स्प्लिट सेकंड्स की भी अगर चांसेस होंगी ना उसको भी कन्वर्ट कर देगा हैरी केन, इतनी ज्यादा क्लिनिकल है उसकी। एंड इसीलिए उसका एज फैक्टर मायने नहीं रखता है एज तुम कह सकते हो एज अ स्ट्राइकर हैरी केन की। एंड यही चीज कल मैच में देखी भी भाई, कल बायर्न म्यूनिख ने सिंगल हैंडेडली जो डोमिनेट करा बोकम को, स्पेसेस जो वो बना रहे थे उस स्पेसेस के अंदर, पॉकेट्स के अंदर रन लगा रहा है जोशुआ किमिक। एंड जोशुआ किमिक एक्चुअली डिप ड्रॉप करके लॉन्ग पासेस क्रिएट कर रहा है हैरी केन के सर के ऊपर, एंड सर के ऊपर से उसके हेडर आ रही है एंड गोल आ रहा है भाई। कल एक्चुअली बायर्न को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी कल बोकम को हराने के लिए। एंड अगर वो मतलब वो 60% पर चल रहे थे, अपने वो 100% पर चले जाते तो कल शायद 10-0 या 11-0 की भी गोल लाइन हो सकती थी। तो इतना तो कंफर्म है कि बायर्न म्यूनिख बहुत ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है। एंड एज कंपेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई उनके चांसेस ज्यादा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी बायर्न और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होने वाला है चैंपियंस लीग में। खैर अगर तुमने कल ये मैच देखा है तो हैरी केन की एक्सीलेंसी के ऊपर तुम्हारा क्या मानना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार आज के पंचायत को यही एंड करते हैं, मैं बता दूं से किसी और दिन किसी और टॉपिक पर साइनिंग आउट।